हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम करा रहे हैं बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप सीयूईटी बॉटनी या किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे बॉटनी या जूलॉजी पूछा जाता है तो आप हमारा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं आपको हैंड रिटेन नोट्स, बेस्ट ऑडियो नोट्स, और यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज होते हैं टॉपिक वाइज। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग वंस अगेन। एंड मैं म्यूट कर देता हूँ पहले, मतलब ग्रुप बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये लोग मैसेज भेजते रहेंगे और मेरे को डिस्टर्बेंस होता रहेगा। ओके, तो भाई देखो, आपका पहला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन इज। तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? एडिशन ऑफ लाट ऑफ सक्सिनेज डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। देखो, आपको पता होना चाहिए कि कंपिटेटिव इनिबिशन में क्या होता है भैया, जो इनहिबिटर होता है एकदम सबस्ट्रेट की तरह दिखता है और वह एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, जिससे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता है एंजाइम से और रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम वहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका मतलब जो आपका कम्पिटिटिव इनहिबिटर रहेगा वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब कम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं होगा। मतलब मान लो 4 अगर तुम इनहिबिटर डाली हो, अगर 100 सबस्ट्रेट डाल दोगे तो सबस्ट्रेट का चांस तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना बाइंड करने का एक्टिव साइड से, तो रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो पहला वाला आपका इनकरेक्ट है, मतलब होता है, रिवर्स होता है। अब देखो बी सी डी हम भी बता देते हैं। बाई मेलोनेट द सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एज इट एक्टिव साइट। मतलब सही बात है कि भैया जो सबस्ट्रेट रहता है वो एक्टिव साइट से बाइंड होता है और जो इनहिबिटर होता है वो एलोस्टेरिक साइड से बाइंड होता है। सॉरी, इसमें भी इनहिबिटर भी वही उसी एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है बाइंड होके। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट द साइट ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ बाइंड ऑफ द सबस्ट्रेट। तो जो नॉन कम्पिटिटिव होता है वो डिफरेंट साइड से बाइंड होता है, वो एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर को मतलब खत्म कर देता है, एंजाइम को मार देता है, जैसे कि साइनाइड हो गया, ये सब वो होते हैं नॉन कम्पिटिटिव टाइप के। मेलोनेट इज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनस एच सक्सिनिक HDH का। तो ये बिल्कुल सही बात है। बस आप इतना जानो भैया, कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो वहाँ पे अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये इनहिबिशन रुक जाएगा। अब आप बताओ कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वहाँ पे Km बढ़ता है या घटता है? Km और Vmax को कैसे आप डिफाइन करोगे? Km घटता है, कौन बढ़ता है, कौन घटता है, बताओ एनीवन? और Vmax कांस्टेंट आएगा। ओके, थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन है, C3 एंड C4 प्लांट की बात कर रहा है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। तो प्राइमरी जो आप इनिशियल कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हो या प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हो। तो C3 प्लांट में जो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होता है, जो कार्बन को पकड़ता है, वो RUBP कार्बोक्सिलेज होता है। RUBP जो बाइंड करके क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड बना देता है। C4 प्लांट में जो होता है पेप होता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेट, जो CO2 को पकड़ के लाता है, सबसे पहले ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में बनाता है, OOA। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि C3 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड होता है। मतलब इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं आप। और C4 में जो होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। ATP OTP के रूप में डिफरेंस, जैसे कि C3 में कितने ATP लगते हैं? 18। C4 में कितने ATP लगते हैं आपके गाइज? 30 ATP। 30 ओके, देखो नेक्रोसिस किसके वजह से होता है, तो काकू मग करके मैंने याद किया था। तो काकू मग यानी कि कैल्शियम, कापर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम की कमी हो जाता है तो नेक्रोसिस होता है। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस का मतलब ये होता है भैया, क्लोरोसिस होगा तो वो क्या पैचेज पड़ जाएंगे, मतलब येलो येलो पैचेज पड़ जाएंगे, वहाँ से क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। लेकिन नेक्रोसिस होता है तो टिश्यू डेड होने लगता है, टिश्यू वहाँ से खत्म होने लगता है, तो वो चीज़ है, आप याद कर लेंगे। जैसे कि पहल का जो फेरस सल्फर कैल्शियम कापर है, तो ये सब एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में, जैसे साइटोक्रोम हो गया या किसी भी चीज़ का को फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा भी MnCu MoZn है, ये भी को फैक्टर की तरह ही काम करते हैं सब। ये बोरान, क्लोरीन, निकिल एंड मॉलिब्डेनम, ये भी। अब बोरान का 2 काम कोई बता सकता है क्या यहाँ पे? फंक्शन बताओ बोरान का 2। भैया हाँ बताओ। कोलिन जर्मिनेशन में हेल्प करता है भैया, और शुगर के ट्रांसलोकेशन में भी। ओके, चलो आगे चलते हैं। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो कोहेसिव और एडहेसिव के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो 2 सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है कोहेसिव। और एडहेसिव जो होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है एडहेसिव।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जैसे क्या होता है, आप डिक्सन एंड जॉली का पढ़े होंगे ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी, तो उसमें वाटर चढ़ता है ना, वहाँ पे क्या लगा रहता है, वहाँ पे एक पुलिंग फोर्स काम करता है। तो पुलिंग फोर्स काम करता है, वाटर को खींचता है। तो एक मालिक्यूल ऑफ वाटर को खींचता है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सारे वाटर मालिक्यूल को कनेक्ट करके रखते हैं। तो इसकी वजह से एक वाटर मालिक्यूल को खींचा जाता है, लेकिन सारे साथ में चले आते हैं, तो वो कोहेसिव होता है। और एक कोहेसिव फोर्स होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर। ठीक है, अब वाटर के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड कंपोनेंट ऑफ जाइलम वाल ऐसा नहीं होगा भाई, जाइलम वाल के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना दोगे, बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो फिनोमेना ऑफ गटेशन। देखो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, रूट प्रेशर अब्सेंट होता है, ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा होता है आपके। तो जिम्नोस्पर्म डजंट हैव द रूट प्रेशर, दैट्स वाई। अब रूट प्रेशर होगा नहीं तो गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है रूट प्रेशर, तो उसी की वजह से गटेशन होता है। अब जिम्नोस्पर्म में रूट प्रेशर अब्सेंट है, तो वहाँ पे गटेशन भी नहीं होगा। अब गटेशन के बारे में तो बर्गस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। इपिथम टिश्यू होता है या एक और क्या बोलते हैं यार, उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, कौन सा टिश्यू बोलते हैं जहाँ पे गटेशन होता है? हाइडर, वाटर चैनल बोलते हैं, हाइडर सोर्स। तो वहाँ से वो गटेशन होता है। गटेशन और ट्रांसपायरेशन में यही अंतर है आपका, कि ट्रांसपायरेशन से सिर्फ वाटर मालिक्यूल का लॉस होता है, लेकिन गटेशन से मिनरल का भी लॉस होता है। तो ये जानते रहेंगे आप। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट हार्मोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन। तो देखो भैया, सबसे पहले हार्मोन जो था जिनकी डिस्कवरी हुई थी एविना कर्वेचर से, या सबसे पहले डार्विन करके थे, उन्होंने कैनरी ग्रास में देखा था इसे। तो सबसे पहले ये देखा गया ना, प्लांट जो है ना वो सनलाइट के साथ साथ मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे एक प्लांट गमले में लगाया गया था घर में, तो वो सनलाइट के डायरेक्शन में घूम रहा था, तो फोटोट्रॉपिज्म हुआ, तो उसी से सबसे पहला आगजी ही नहीं था। तो फोटोट्रॉपिज्म की वजह से इसकी डिस्कवरी हुई। फोटोपीरियडिज्म में हार्मोन हेल्प करते हैं, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वर्नेलाइजेशन इज ए फेनामेना ऑफ द चीलिंग ऑफ द सीड, ताकि जर्मिनेट कर सकें। जियोट्रॉपिज्म तो रूट में देखा जाता है, जो मतलब ग्रेविटी के साथ साथ ग्रो करते हैं नीचे, तो वो चीज़ है। Pollen extract stimulate the formation of food in the unpollinated carpel because extract has the following hormone। तो देखो जो भैया पॉलन होता है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हो पार्थेनोकार्पी आप करा रहे हो। क्या करा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ फूड मतलब कि फल का डेवलपमेंट। फूड फूड कहाँ पे बनेगा, फल बनेगा तब ना फल उसमें फूड बनेगा। तो बिना किसी चीज़ का अनपॉलिनेशन का मतलब वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो रहा, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। विदाउट द रिप्रोडक्शन फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रूट का फॉर्मेशन मतलब उसी में फूड होगा ना, तो वहाँ पे क्या काम करेगा, ऑक्सीजन काम करेगा। तो पॉलन के स्टेक में ऑक्सीजन रहेगा, ऐसे आप समझ सकते हो ना। तो ऑक्सीजन काम करेगा आपका पार्थेनोकार्पी में, तो वही चीज़ यहाँ पे होगा। अगर साइटोकाइनिन होता तो आप कहते तो एक तरह से मैं मानता, लेकिन आप ABA GA3 एथिलीन नहीं लगाओगे। कोई बताए पोमेलिन में क्या क्या होता है गाइज, पोमेलिन क्या होता है, और पोमेलिन का कंपोनेंट कौन कौन से हार्मोन होते हैं? पोमेलिन, एनीवन? पोमेलिन किसी को पता है क्या? पता करना। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड इन द डिफोलिएशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपको पता होगा अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ था बहुत ही पहले। तो वियतनाम के जो सारे सैनिक थे ना, एक जंगल में छुप गए थे, बड़े बड़े पेड़ों के जंगल में। तो अमेरिका वालों ने, शायद अमेरिका वालों ने कि वियतनाम वाले ने, किसी ने एक ने, उन्होंने किया क्या कि भैया आपका 2,4-D और 2,4,5-T ये ऑक्सीजन के सिंथेटिक फॉर्म होते हैं, उनको मिक्स किया, मिक्स करके बना दिया एजेंट ऑरेंज, और ले गया जंगल पे छिड़काव कर दिया। जंगल की सारी पत्तियां गिर गई, सैनिक वहाँ पे दिखाई देने लगे, उसको मार गिराया गया। तो भैया एजेंट ऑरेंज का मिक्सचर होता है 2,4-D और 2,4,5-T। मुझसे वो मत पूछना कि आप फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म आप जाके देखना। 2,4-डाइक्लोरोट्राई क्लोरोफिनाक्सी एस्टिगेट इसका होता है, और उसका आप देख लेना जो भी। चलो और देखो, जो अमोसिस्टीन 18 है, अमोसिस्टीन 18 इज द इनिबिटर ऑफ द जिब्रेलिन। तो अमो है ये इनिबिटर है जिब्रेलिन का। डाइकम्बा और टार्डन जो है एक तरह के ऑक्सीजन ही है, तो वो चीज़ आप जानते रहेंगे। नहीं डाइकम ये भी इनिबिटर ही शायद जिब्रेलिन के, देख लेना आप। प्रूनिंग मेक्स द हेज प्लांट डेंस बिकॉज। अब भैया प्रूनिंग क्या होता है, कोई बताए प्रूनिंग क्या होता है? मेरा आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रहा है छत पे? प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं ना, एपिकल ब्रांचेस को कट करना। प्रूनिंग मतलब कि होता है एपिकल ब्रांच को हटा देना। तो आप एपिकल ब्रांच को हटा दोगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, साइटोकाइनिन रहेगा, वहाँ से एपिकल डोमिनेंस की जो फिनोमेना रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। प्लांट जो रहेंगे वो हेजी बन जाएंगे, फैले फैले टाइप के। तो ये आप जानते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द काज ऑफ एक्सकरेंट हैबिट इन पाइनस। एक्सकरेंट का मतलब होता है भैया लंबाई में बढ़ना, वहाँ पे एक्रोपिटल सक्सेसर रहेगा, मतलब नीचे देखोगे आप तो प्लांट जो रहेगा चौड़ा टाइप का रहेगा, ऊपर जाते जाते जो रहेगा पतला थोड़ा दिखने लगेगा, जैसे लिटपस का पेड़ देखोगे। और पाइनस तो जानते हो इस एक्सकरेंट होता है, मतलब वहाँ पे एपिकल ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन बताएंगे आप ना। चलो आप बताओ बोल्टिंग किस हार्मोन से होता है, बोल्टिंग। ओके, जिबरेलिन, गुड। अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी द रूट एंड शूट अपिक्स ऑफ द प्लांट कंसिस्ट। तो हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था, हैंस्टीन ने दिया था। इन्होंने बताया भैया 3 हिस्टोजन होते हैं प्लांट में, कौन कौन से, पेरीब्लेन होता है, प्लूरोम होता है और डर्मेटोजोन होता है। तो डर्मेटोजोन बनाता है एपिडर्मिस को, पेरीब्लेम बनाता है कार्टेक्स को और प्लूरोम बनाता है वैस्कुलर सिस्टम को। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पे होता है एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी और कार्पर कैप्पे थ्योरी हो गया, और क्या होता है, बहुत सारा होता है भाई। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। तो देखो भैया फीडबैक इनहिबिशन यही समझ लेना कि क्या होता है फीडबैक में। सिंपल से चीज़ें है, अगर किसी कोई एक मान लो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट का कंसंट्रेशन किसी सेल में ज़्यादा बढ़ गया और ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो कहेगा भैया हेक्सोकाइनेज को कहेगा अरे भाई हेक्सोकाइनेज थोड़ा रुक जाओ, हम ख़त्म तो हो जाए, तुम कितना बनाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब प्रोडक्ट थोड़ा जाके पहल के एंजाइम को रोकने लगता है। तो वही चीज़ है, आपका हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकाइनेज को रोक देगा। किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, देखो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा ऐसे वहाँ पे एक्युमुलेट हो गए तो प्रोडक्ट जाएगा, फर्स्ट एंजाइम जो उस रिएक्शन करेगा उसको जाके रोकने लगेगा, बस ये चीज़ है फीडबैक इनहिबिशन। वही होता है ना, खाना खा रहे हो चाप के कहीं गए हो बम्फर सिस्टम में, मस्त मस्त मिल रहा है, सोच रहे हो गुलाब जामुन भी खा ले, छेना भी खा ले, रबड़ी भी खा ले, आइसक्रीम भी खाना है, कॉफ़ी भी पीना है, लेकिन आपका पेट का सिस्टम जो रहेगा ऑब्लिक मसल कहेगा अरे भाई बस करो, अब हमने कंस्ट्रिक्ट करना रोक दिया है, नहीं तो फिर समझ लो रात को क्या होगा। तो वो चीज़ है, आपको फीडबैक, फीडबैक 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो एंजाइम के केस में हम नेगेटिव की बातें करेंगे। चलो अगला चलते हैं। डाइकाट प्लांट भैया एक फ्लावर बियर किया है लेकिन फ्रूट और सीड कभी नहीं बना रहा है। अब देखो फ्लावर तो है उसके पास लेकिन उस पर फ्रूट और सीड कभी नहीं बन रहे, इसका क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है भैया उसमें क्या है, पहले बताओ आप स्टेमिनोड का मतलब बताओ, क्या समझते हो स्टेमिनोड फ्लावर से, एनीवन। ओनली मेल या ओनली फीमेल, स्टेमिनेट का मतलब ओनली मेल या ओनली फीमेल, क्या स्टेमिनोड क्या होता है तब। जहाँ पे होते हैं उसे स्टैमिनोड बोलते हैं। ओके, तो स्टेमिनोड देखो क्या होता है भैया, वही कह रहा है कि इसमें कंडीशन ये हो सकता है कि उसमें देखो प्लांट का कंडीशन ये है कि वो फ्लावर तो है लेकिन उसमें फ्रूट और फ्लावर क्या कह रहा है भैया कि बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट। तो फ्लावर रहेगा तो हो सकता है कि उसमें या तो फीमेल पार्ट रहे या तो ओनली मेल प्लांट रहे, तो दोनों में से सिर्फ एक रहेंगे तो उसमें नहीं हो सकता ना, ठीक है, इस वजह से। तो यही है प्लांट इज डायोसियस, डायोसियस मतलब दोनों उसमें है लेकिन स्टेमिनेट है, मतलब एक जहाँ पे वहाँ पे स्टेराइल है। स्टेमिनेट होता है या पिस्टिलेट बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पिस्टिलेट में क्या होता है, पिस्टिल सिर्फ रहेगी, स्टेमिनेट में स्टेमेन। अगर स्टेमिनेट की बात करोगे तो दोनों रहेंगे लेकिन स्टेमेन जो रहेगा नॉन फंक्शनल रहेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। ऑटोगैमी कैन अकर इन द चैस्मोगैमस फ्लावर इफ। देखो चैस्मोगैमस फ्लावर होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, तो ये फ्लावर को आपको पता होनी चाहिए। चैस्मोगैमस फ्लावर आर दो फ्लावर जो कि ओपन टाइप को होते हैं, वहाँ पे आपको जिएटनोगैमी, ऑटोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन सब हो सकता है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जो ज़िंदगी भर भैया बंद रहते हैं ना, उसमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन और जिएटनोगैमी का कोई मतलब ही नहीं, वहाँ पे हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे वियोला हो गया, कामेलिना हो गया, तो ये और एक होता है ये बादाम का क्या बोलते हैं इंग्लिश में गाइज, बादाम को क्या बोलते हैं, आलमंड। आलमंड नहीं है, मूंगफली वाला बादाम, हाँ एरेकिस, या एरेकिस हाइपोजिया हो गया, या एरेकिस हाइपोजिया हो गया, ऑक्जेली से सब हो गया। तो ये सॉइल के अंडर जो होते हैं ना क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, वहाँ पे हमेशा ऑटो पॉलिनेशन होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ऑटोगैमी कैन अकर इन द चैस्मोगैमस फ्लावर। तो ऑटोगैमी कब होगा, बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर। देखो क्या है, सारे ऑप्शन को देख लेते हैं ना। पहला कह रहा है पॉलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। तो भैया पॉलन अगर सबसे पहले मैच्योर हो जाएगा तो ई क्या डिफिनीशन किसका, इससे क्या बोलेंगे, जब पॉलन पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से, ये होता है प्रोटोन्ड्री,
ठीक है। प्रोटेंडरी होता है तो भैया पॉलन पहले से मैच्योर हो जाएगा तो वो नहीं पॉलिनेशन कर पाएगा, मतलब ऑटोगेमी तो होगा नहीं, उसे क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा का है ओव्यूल मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ पॉलन। ओव्यूल पहले मैच्योर हो जा रही है, मतलब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जा रही है, तो ये प्रोटोगाइनी है भैया। अभी वो जो मेल वाला है वो अभी बच्चा है, उसके पास अभी कैपेसिटी नहीं आई है पॉलिनेशन करने का, तो वहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है। बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ साथ होंगे तभी होगा ना, मतलब एक फ्लावर है उसमें आपका मतलब स्टेमेन भी है स्टिग्मा भी है, दोनों साथ साथ मैच्योर हो रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोगेमी हो सकता है। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर द इक्वल लेंथ बोथ एंथर स्टिग्मा आर द इक्वल लेंथ। देखो डी वाला भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट सी वाला कहोगे। अनइक्वल लेंथ अगर स्टिग्मा का रहता है, मतलब स्टाइल का अनइक्वल लेंथ रहता है, तो उसे गाइज कैसे क्या बोलते हैं हम, और कहाँ देखने को मिलता है ये बताओ तो। स्टाइली अंटी बोलते हैं। किस प्लांट में देखने को मिलता है? प्राइमोला। वेरी गुड, प्राइमोला। ओके। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द मेथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंग इज। तो भैया आप जैसे होता है ना डंग गाय का भैंस का, तो उससे हम गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, वहाँ से हम मेथेन गैस निकालते हैं। फिर जो रेसिड्यू बच जाता है, जो लेफ्ट आउट बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको खेत में फेंक देते हैं, जिससे हमें खाद का यूज करते हैं। भाई जलाते नहीं, लैंड फील्ड्स में नहीं डालते हैं। अब ये सिविल कंस्ट्रक्शन, उससे आप बिल्डिंग बनाओगे, जो आपका बजेगा डंग उसमें से एनर्जी निकालोगे तो उससे बिल्डिंग बनाओगे क्या? हाँ, कौन बिल्डिंग बना रहा है भाई? हाँ, सुमैया, देवोजीत, कमालिका एंड सौरभ। नाइस। सपनों का घर। गलती से लग गया था। हाँ, गलती से लग गया था। चलो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करना था, बीओडी वाला। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो भैया मैंने कितने बार बताया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेडेड द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द 1 लीटर सोल्यूशन या 1 लीटर वाटर। तो 1 लीटर पानी में भैया जितना ऑर्गेनिक अमाउंट प्रेजेंट है, बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन लगेगा उसको ख़त्म करने में, ऑक्सीडाइज करने में, तो वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को बीओडी से मेजर करते हैं। ऑक्सीजन के कंजप्शन से, मतलब बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है वो चीज़। ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होगा भैया, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर खाता है बैक्टीरिया ना, ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा निकाल सकता है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को बीओडी से नहीं, बीओडी का मतलब होता है भैया ऑक्सीजन के केस में करते हैं कि कितना ऑक्सीजन लग रहा है उसको ख़त्म करने में, ये चीज़ है ना। चलो, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल। आप देखो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आप पढ़ लेना, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट करके होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है भैया, आपके नाला वाला से पानी बह के ऐसे जा रहा है, कहीं गंगा में गिर रहा है, तो क्या होता है अगर ओसा ही गिर जाए बिना उसको ट्रीट किए हुए तो पॉल्यूशन हो जाएगा। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं ना, तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, सबसे पहले छननी लगा के छान लेते हैं, बोतल, प्लास्टिक, रबड़, जूता, कपड़ा, ठीक है, एंड जो भी है बड़े बड़े चीज़, उसको पहले फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है। फिर क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फिर वो छन के जाता है ना, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ रोकते हैं, जो भी कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट ये सब होता है ना, वो सेटल होता है, वहाँ पे सेटल होता है ना। फिर इफ्लुएंट को आगे बढ़ाया जाता है, वो जो सेटल चीज़ होता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर इफ्लुएंट आगे जाता है, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, वहाँ पे मिलाया जाता है फोल्क्स। फोल्क्स क्या होता है, एल्गी और फंजाई का मिक्सचर होता है, थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि वहाँ पे जाते हैं और ग्रो करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको खाते हैं, वो होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो वहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ख़त्म करवाते हैं। ऐसे होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद उसको अगले आगे भेजा जाता है दूसरे टैंक में, और वहाँ पे थोड़ा सा टर्शियरी ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि भैया उसको क्लोरीन वोलोरीन मिला के, चूना वूना डाल के उसको पीने योग्य बनाते हैं। लेकिन वही समझ सकते हो ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब भी कि जो सेटल चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े प्लास्टिक बोतल है उसको निकालना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब भी कि भैया जो भी ऑर्गेनिक मैटर है बैक्टीरिया फंजाई का यूज करके उसको डाइजेस्ट कराना, दैट इज़ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे। सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, आप देख लेना भैया कब इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, कौन चेयरमैन है, ये सब आपका काम है। अब सिंबल क्या है WWF का, वो गेंट पांडा है। अब आप हमें बताएंगे कि भैया स्पेशलिस्ट स्पीसीज क्या होता है और जनरलिस्ट स्पीसीज क्या होता है। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट स्पीसीज? एनीवन बताओ भाई। देखो मैं ही बताता हूँ। स्पेशलिस्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो सिर्फ एक पार्टिकुलर टाइप के रिसोर्सेज पे फीड करते हैं। तो ई पांडा हो गया, कुआला हो गया, नागफनी हो गया, ये एक तरह के स्पेशलिस्ट स्पीसीज होते हैं। जैसे पांडा सिर्फ क्या खाता है, पांडा क्या खाता है सिर्फ? बैम्बू। बांस की पत्ती खाता है। कुआला क्या खाता है?
बस हाँ, और नागफनी जो है वो भी एक स्पेशलिस्ट स्पीसीज है। नागफनी को अगर तुम ज़्यादा पानी दे दोगे भाई तो मर जाएगा नागफनी। तो ये चीज़ है। और जर्नलिस्ट स्पीसीज जो होते हैं, जैसे हम गोलगप्पे भी खा सकते हैं, मोमो भी खा सकते हैं, एग रोल भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं ना। तो हम स्पेशलिस्ट हैं, हम सिर्फ शाकाहारी नहीं है, हमें खीरा और मूली नहीं चाहिए, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम स्पेशलिस्ट है ना, इसलिए। चलो, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन, देखो सक्सेशन के बारे में पढ़ लेना भाई। सक्सेशन इज द डिफिनीशन बोलूँ तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ द प्लांट कम्युनिटी बाय द अनदर टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय इन गिवन टाइम। इसका सक्सेशन टर्म गिवन बाय द हर्ट इन 1885। सक्सेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टेजेस, लाइक उसे सीयर बोलते हैं, लाइक न्यूडेशन, ठीक है, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इकेसिस, कंपटीशन, कोएक्शन एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप मोस्टली जो हम पढ़ते हैं, दैट इज द जीरोसियन एंड हाइड्रोसियर। एक चीज़ होता है पॉइनियर कम्युनिटी, किसी भी जगह पे सक्सेशन स्टार्ट करने के लिए जो पहला ऑर्गेनिज्म आता है वो होता है पॉइनियर कम्युनिटी। सक्सेशन के टाइप आपसे पूछे तो आप इसे कई टाइप से, जैसे कि अगर कहे तो ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन आर दो सक्सेशन विच आर स्टार्ट बाय द सेल्फ बाय द नेचर, दैट इज द ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन इज दोज टाइप ऑफ सक्सेशन विच आर द स्टार्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज द एलोजेनिक। एंड द दूसरे टाइप से हम सक्सेशन को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी सक्सेशन अंदर सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन आर दो सक्सेशन विच आर स्टार्ट इन द न्यूली फॉर्म्ड एरिया, जैसे कि लावा हो गया या कोई भी ऐसे पहाड़ वहाड़ है जहाँ पे पहले से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, वो है सेकेंडरी सक्सेशन। आर दो टाइप ऑफ सक्सेशन वी आर प्रीवियसली लाइफ एग्जिस्टेड बट इट गेट डिमिस्ड बाय द एनी नेचुरल एक्टिविटी लाइक द भूकंप, ज्वालामुखी, इससे ख़त्म हो गए, वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सक्सेशन। अब भैया सक्सेशन अगर जीरो ईयर की बात करोगे तो कौन सा होता है, लाइकेन आता है, फिर लाइकेन आता है, हर्ब स्टेज, सर्व स्टेज, फिर उससे बड़े वाला ट्री स्टेज, ऐसे करके क्लाइमेक्स कम्युनिटी आता है। यहाँ पे आप देख लेना कि जो हर्ब होते हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं। क्या क्या है आपके पॉइनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में अंतर, वो चीज़। अब हाइड्रोसियर होता है, हाइड्रोसियर में जो पॉइनियर कम्युनिटी होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। फिर क्या होता है भैया, रूटेड प्लांट आते हैं, फिर क्या आते हैं आपका हाइड्रोफाइट आते हैं, फिर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट आते हैं, फिर रेड स्वाम्प स्टेज, फिर मार्श मीडो स्टेज एंड फिर ट्री आते हैं। सक्सेशन थोड़ा सा रिकॉल हुआ या मैं ऐसे ही राम कथा सुना रहा हूँ? हेलो सर हुआ। अभी क्या हुआ? ओके, देखो द सल्फोनामाइड आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबल एजेंट दैट, देखो क्या होता है ना, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी प्रोकैरियोटिक है भैया, उसको चाहिए फोलिक एसिड। फोलिक एसिड चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता रहता है। तो भैया हमारे साइंटिस्ट इतने महान, उन्होंने डिस्कवरी की सल्फर ड्रग की। तो सल्फर ड्रग की डिस्कवरी की जो कि था सल्फोनामाइड्स हम कर सकते हैं, या कोई भी सल्फर ड्रग हो गया, वो जाता है ना तो फोलिक एसिड से करता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, कम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, और फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को बैक्टीरिया में कर देता है, मतलब वहाँ पे कम्पिटिट करना लगता है, उसको अवरोध करता है, उसको रोकता है। तो भैया यही चीज़ है, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, जो सल्फा ड्रग होती हैं वो जाती हैं बैक्टीरिया के फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके उसको मार डालती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में सेल वाल फॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक दोगे गाइस, बताओ जल्दी से। तो सेल वाल फॉर्मेशन को कौन सा एंटीबायोटिक रोकता है, सबसे मस्त एंटीबायोटिक है, बताओ 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 बताओ। 1928 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। चैन और फ्लोरी करके दो बहुत बड़े महान लोग थे जिनके पास पैसे बहुत थे, वो उन्होंने इस साइंटिस्ट को पैसा दिया था, कहा था कि भैया आप क्राइसोजेनम स्पीसीज का यूज करके इसका बनाइए। क्या? पेनिसिलिन? हाँ ओके। और ये जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कौन होता है जो 30S सब यूनिट से बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, बताओ। टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन? जाके देख लेना, जो भी देखो मैं बता रहा हूँ ना, प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन और इसमें रिप्लिकेशन। तो भैया ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन और जो भी है, जैसे टोपोआइसोमरेज ये सब हो गए, डीएनए पॉलीमरेज हो गए, तो इनके इनहिबिटर है। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ एग्जाम में पूछेगा, जैसे कैम्पोथेसिन हो गया, ट्रोबॉक्सिन हो गया, ये सारे इनहिबिटर हैं। तो आप देख लेना कि कौन सा इनहिबिटर क्या कर रहा है, नहीं तो आप आओगे कहोगे भैया कोई में कराया नहीं, मॉक टेस्ट में दिया नहीं। मैं यहाँ तो बता रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें होती है, आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा यार, जल्दी जल्दी देते। प्रोटीन कंटेंट इन ड्राई वेट, आप सिंगल सेल प्रोटीन, तो सिंगल सेल प्रोटीन देखो, जैसे कि मोस्टली हम बात करते हैं क्लोरेला का और स्पाइरुलिना का। क्लोरेला इज ए ग्रीन एल्गी बट स्पाइरुलिना इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, और बहुत सारे ऐसे जैसे एबैसिया गॉस्पी करके ऐसे बहुत सारे हो गए जिससे हम सिंगल सेल प्रोटीन निकाल सकते हैं।
तो वही चीज़ है, वहाँ पे जो सिंगल सेल प्रोटीन में प्रोटीन कंटेंट होता है मोस्टली 60 से 80% होता है, गूगल करोगे तब भी। अब एक चीज़ बताओ आप, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है गाइज? एनीवन हैव द आइडिया अबाउट द बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन। न्यूट्रिशन इंक्रीज करना। ओके, कोई भी ऐसा हम बायोटेक्नोलॉजी का ट्रिक यूज करें कि उसमें न्यूट्रिशन का अधिकता हो जाए, न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ जाए, वो होता है बायोफोर्टिफिकेशन। फायर डिग्रेडेशन ऑफ द सेलुलोस इन द इन्वायरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। देखो जो भी है हमारे ये डिकम्पोजिशन का काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं और फंजाई करते हैं। अगर बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंजाई जो करते हैं डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो जो भी लकड़ी हो गया, जो भी डिकम्पोज करना है, तो फंजाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई का काम क्या होता है? वो पहले निकालता है एंजाइम, कहीं सिक्रीट करता है, फिर उससे डाइजेस्ट होता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो भैया जो एंजाइम जो होते हैं फंजाई प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली। तो यही क्वेश्चन का मतलब था और यही इसका आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन साइंटिस्ट हैव गॉट सेल लाइक स्ट्रक्चर बट विदाउट द इट्स ट्रू ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड। तो देखो भैया कौन थे? एआई ओपेरिन थे और सिडनी फॉक्स थे। तो एआई ओपेरिन बताए थे कि भैया ऐसे कुछ होते हैं ना, ऐसे कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें नॉन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है जो कि नॉन लिविंग होता है, और उसमें थोड़ा सी कैपेसिटी होती है कि भैया वो बाहर से अपने अंदर कुछ मॉलिक्यूल को एग्रीगेट करके सेल अपने साइज में थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन उसमें नॉन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, मतलब वाटर फिल्म का मेम्ब्रेन होता है, वो लिविंग नहीं होता है, जिसको उन्होंने क्वेसरवेट बोला था। और बाद में सिडनी फॉक्स आए थे, उन्होंने बताया भैया माइक्रोस्फीयर के बारे में। उन्होंने बताया था कि भैया क्या होता है, सेल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, और वो क्या करता है उसमें आपका मूवमेंट शो करता है, डिवीजन शो करता है, और बाहर से किसी भी कंपोनेंट को अपने अंदर ले सकता है। प्रोटियोनॉइड्स मतलब प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, और एंजाइम लाइक एक्टिविटीज़ शो करता है, वो माइक्रोस्फीयर है। तो हम आपसे कहें कि भैया क्वेसरवेट और माइक्रोस्फीयर में सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है? तो आप कहेंगे भैया माइक्रोस्फीयर एडवांस है। प्रोटियोनॉइड क्या होता है, किसी को पता है क्या? देखो मैं प्रोटियोनॉइड भी बताता हूँ। आपसे कोई पूछ सकता है, जब हम अमीनो एसिड को लेके ना बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं ना, तो अमीनो एसिड क्या होता है, एक दूसरे से मिल के ना एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे प्रोटियोनॉइड बोलते हैं। मतलब अमीनो एसिड गर्म करोगे ना तो ऐसा थिक स्ट्रक्चर बन जाएगा जेली लाइक, तो वो प्रोटियोनॉइड होता है। और वही थोड़ा सा लाइफ की एक्टिविटी वही शो किया। तो वो चीज़ है, मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। कार्मोडिलिन के बारे में बात कर रहा है। CSIR में मैं जब एग्ज़ाम दिया था ये आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था जब मैं दिया था 2021 में। तो भैया जो कार्मोडिलिन होता है वो एक तरह से कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है, कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो कार्मोडिलिन से 4 कैल्शियम बाइंड होते हैं, ये आप याद कर लेना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे। कार्मोडिलिन से कितने कैल्शियम बाइंड होते हैं? आप कहेंगे भैया 4 बाइंड होते हैं। द टॉक्सिन रिलीज बाय द प्लांट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द फंगल अटैक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। जब भी फंजाई पे अटैक होता है वहाँ पे क्या होता है, फाइटो एलेक्जीन्स एक तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह होते हैं, तो वो रिलीज होते हैं और उसको अटैक को रोकते हैं। तो फाइटो एलेक्जीन्स हो गया। फाइटोटॉक्सिन ये तो प्लांट में टॉक्सिन होते हैं। एक्वापोरिन के बारे में जान लो थोड़ा सा भाई। एक्वापोरिन क्या होता है? वाटर चैनल होता है जो सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, और वाटर मालिक्यूल को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, मतलब ऊपर से नीचे तक। इसका डिस्कवरी 1952 में पीटर एग्रे ने किया था ना, ये चीज़ें। चलो आगे चलते हैं। फूट रॉट ऑफ पपाया हिचकाज भाई, तो पहले का ऑप्शन तो वैसे ही बना दिया, पपावा मैंने जानबूझ के डाला था। तो फूट रॉट ऑफ पपाया जो है आपका पाइथियम एफेनिडर्मेटम से कॉज होता है, तो आप ये रट लेंगे। पर्नोस्पोरा से होता है डाउनी मिल्ड्यू, आप पी। एल्बुगो कंडीटा से वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है ना। सिनकाइट्रियम इंडोबैटिकम होता है, उससे क्या होता है? पोटैटो का कौन सा डिजीज होता है बताओ? सिनकाइट्रियम इंडोबैटिकम से पोटैटो में क्या होता है? नहीं, अरे भाई वार डिजीज। हाँ, तो फेमैन डिजीज या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो फाइटोप्थोरा से होता है। कंफ्यूज काहे होते हो? चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट अबाउट एंजाइम? तो देखो एंजाइम के बारे में ही भैया, मोस्ट एंजाइम आर द मेड अप ऑफ द प्रोटीन बट देयर आर सम प्रोटीन विच आर RNA इन नेचर लाइक द राइबोजाइम, और एक आध दो ऐसे हो जाएंगे। तो राइबोजाइम का डिस्कवरी KHL अल्टमान ने 1989 में किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये एंजाइम की बात करो तो एंजाइम टर्म कुहने ने दिया था, ठीक है। कुहने ने सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया था, सुमनर ने। फिर इन्वर्टेज जाइमेज को एक्चुअली में किया था, और इन्वर्टेज को डिस्कवर किया था बुचनर ने। फिर प्रोटेनेसियस नेचर ऑफ एंजाइम किसने किया था? बर्जीलियस ने बताया था।
ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि भैया एंजाइम क्या हैं, कैसे काम करते हैं। एंजाइम रुबिस्को हैज़, तो रुबिस्को सबसे ज़्यादा हमारे धरती पे पाया जाने वाला प्लांट वर्ल्ड का जो प्रोटीन है वो रुबिस्को है। 7 बिलियन टन शायद पाया जाता है अपनी धरती पे, जहाँ तक मैं सही है। और एनिमल के केस में सबसे ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन होता है जो वो पाया जाता है, और रुबिस्को मिला होता है बना होता है 16 सब यूनिट से। 8 सब यूनिट होते हैं स्मॉल वाले और 8 होते हैं लार्ज वाले। तो आप याद कर लेंगे भैया, काहे कन्फ्यूज होते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा ही बॉडी है, तो हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं ना, जो भी प्रोटीन बन रहे हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी लिपिड बन रहे हैं ना, तो वो हम उनका ना एक लाइफ स्पान होता है हमारे बॉडी में। अगर कोई भी चीज़ बन रहा है उसका लाइफ स्पान होता है कि भैया इतने देर तक बना रहेगा। जैसे मान लो कोई भी वेस्ट बन गया, यूरिन बन गया या कोई भी वेस्ट, यूरिया बन गया, तो उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है ना, उसका एक लाइफ टाइम होता है। जैसे हम खा रहे हैं खाना कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसको डाइजेस्ट किया जाता है ना, कि इतने टाइम में वो डाइजेस्ट होके उसको खून में मिलाना है, पूरे बॉडी में पहुंचाना है। तो उसको बोलते हैं टर्नओवर, मतलब कितने समय तक वहाँ पे उस फॉर्म में वो रहेगा और कितने समय बाद वो चेंज हो जाएगा। तो जो भी बायोमॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर है उनका होता है एक टर्नओवर, कि उतने देर तक वो उस फॉर्म में रहेंगे, फिर उसके बाद एंजाइम उसके ऊपर काम करेंगे, वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका हो जाएगा काम तमाम। चलो ये चीज़ हो गया। द परमिएज आर, तो परमिएज को कोड करता है लैक वाइजिन, और परमिएज का यही काम होता है, ये कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। परमिएज का सिंपल सा काम है भैया, वो जो लैक्टोजवा होता है ना, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पहले काम करे या ना करे, लेकिन पहले परमिएज को काम करना पड़ता है, ताकि वो भैया बैक्टीरिया के बॉडी के तो अंदर आ सके। मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया के अंदर आएगा तब ना। जैसे जया होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमिएज और ट्रांस एसाइटिलेज का अभी क्लियर कट आइडिया किसी को नहीं है, साइंटिस्ट अभी पता कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूँ, जैसे पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा या लैक परमिएज काम करेगा, तो यू हैव टू टेल मी दैट कि सबसे पहले लैक परमिएज काम करेगा। क्यों काम करेगा भैया? क्योंकि वो होता है कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को लाने में काम करता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता है और उसको यूटिलाइज करता है। तो ये सारी चीज़ है। आज ख़त्म हो गया। तो भाई यहाँ पे टॉपर लोग नए नए हैं, पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।